नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया था उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो ये प्रैक्टिस सेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा और ऐसा बिल्कुल 100% होगा भी कि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसी बिल्कुल उम्मीद भी है और आप कर भी पाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से सवाल को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा क्या समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद अपने पेन और नोटबुक को उठाकर कोशिश करिएगा, वीडियो को करिएगा पॉज, फिर आप देखना आप क्या कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले पढ़िए दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या। सबसे पहले सवाल ने कहा एक ट्रायंगल है दोस्तों, एक त्रिभुज है। त्रिभुज जो भी है उसका हम नाम मान लेंगे ABC कोई ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं दोस्तों। मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। सपोज करिए जो ट्रायंगल हमको मिली वो ट्रायंगल हमको कुछ इस प्रकार से मिल गई। ट्रायंगल क्या है दोस्तों, AB और C। इस ट्रायंगल में ABC में सवाल ने क्या कहा कि जो हमारे ये एंगल्स हैं दोस्तों AB और C, ये तीनों कोण हमारे AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे ही इसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा यानी कि समानांतर श्रेणी में है। अगर एंगल्स AP में है दोस्तों तो क्या A, B, C जो हमारे एंगल्स हैं, जो A, B, C हमारे एंगल्स हैं, अगर ये AP में होंगे तो हम AP की कंडीशन को जानते हैं समानांतर श्रेणी की, कि जब भी एंगल्स अगर AP में या 3 टर्म्स AP में हैं तो जो मिडल टर्म होती है उसका ट्वाइस करने पे हमको रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों A प्लस C। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास एक कंडीशन हुआ करती है, प्रॉपर्टी हुआ करती है। जब भी कोई भी 3 चीज़ें अगर समानांतर श्रेणी में हैं तो हम कहते क्या हैं, मिडल वाली जो संख्या उसका ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। तो इसने यही कहा कि ABC एंगल्स कैसे हैं, AP में हैं। इसने कहा जो ट्रायंगल है उस त्रिभुज की जो 2 बड़ी भुजाएं हैं उन दोनों बड़ी भुजाओं की लंबाई इसको दे रखी है सवाल में। एक दे रखी है 22 और एक दे रखी है दोस्तों 24। हमसे कहा गया कि जो थर्ड साइड है, तीसरी भुजा है, इसको निकाल दीजिए। यानी कि हम जो नोटेशन दिया करते हैं वो कुछ ऐसे दिया करते हैं। A एंगल के सामने हम साइड मान लेंगे A, B एंगल के सामने हम साइड मान लेंगे दोस्तों B, और C एंगल के सामने हम साइड मान लिया करते हैं क्या, C। यानी कि आपको A की लेंथ निकालनी है। हमको क्या निकालना है दोस्तों, A की लेंथ। जब भी A की लेंथ निकालनी है हमको 2 साइड्स गिवन है दोस्तों, तो मैं माइंड में यूज़ करूँगा कि एक मेरे पास कोसाइन रूल हुआ करता है। कोसाइन रूल के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 साइड्स के साथ साथ में मेरे को एक एंगल चाहिए होता है दोस्तों। कोसाइन रूल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एंगल। तो एक एंगल कैसे निकालेंगे, आप कहते हैं ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू A प्लस C। तो क्या मैं दोनों साइड यहाँ पर भी B को ऐड कर दूँ और यहाँ पर भी B को ऐड कर दूँ तो क्या किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी? नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, B। यहाँ पर ये हमने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया दोस्तों, B ऐड कर दिया। जैसे ही B ऐड करेंगे तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, थ्राइस ऑफ B हमको इक्वल मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। सवाल अच्छा है। जैसे ही इसने ये कंसेप्ट दिखा तो सवाल बिल्कुल अच्छा हो जाता है AP का, और साथ में ज्योमेट्री का भी यूज़ करवा रहा है। यानी कि आपने क्या कहा, थ्राइस ऑफ A इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B प्लस C को समझिए।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या तीनों एक त्रिभुज का कोण है? तीनों क्या है दोस्तों? तीनों एंगल्स का सम क्या है? ट्राइंगल का एंगल्स का सम है। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। यानी कि आप कुछ ऐसा कहेंगे थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि मेरे को जो एंगल है दोस्तों बी, उस बी का मान मिल गया दोस्तों कितना? 60 डिग्री। मुझे एंगल मिल गया दोस्तों बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने यही चाहा था कि अगर दो साइड्स आपको पता है, एक और एंगल हमें मिल जाए तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं, और एंगल मैंने निकाल लिया दोस्तों। ये जो बी का एंगल है, ये जो बी एंगल है, ये बी एंगल का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कितना मिल गया दोस्तों? 60 डिग्री मिल गया। अब ध्यान से देखें तो मैं आपसे कुछ ऐसा कहता हूं, कोसाइन रूल लगाएंगे कॉस ऑफ बी। कोसाइन रूल क्या कहता है दोस्तों? कॉस ऑफ बी इक्वल बन जाएगा कैसा? जो एंगल है उन दोनों साइड्स को हटा दें, उनके उसके सामने वाली साइड को हटा दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कर देंगे सामने वाली साइड का स्क्वायर, अपॉन बन जाता है ट्वाइस ऑफ ए सी। ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या मिल गया दोस्तों? कॉस, अगर रूल मैं इस ट्राइंगल में लगा दूं तो कॉस ऑफ बी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर कॉस रूल आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो एंगल लेंगे उसके पास वाली साइड्स का हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कर देंगे उस एंगल के सामने वाले का और नीचे कर देंगे ट्वाइस ऑफ ac। अब बस वैल्यूज़ को प्लग इन कर देंगे भाई। कॉस ऑफ 60, बी की वैल्यू कॉस ऑफ 60 है, कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 60 क्या बन जाएगा दोस्तों? 1/2। ए की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम क्या कहेंगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करूं दोस्तों तो 24 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे बी का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर, अपॉन कर देंगे दोस्तों ट्वाइस ऑफ ए हमको निकालना है और सी हमको दे रखा है 24। बस इस दो से इस दो को काट देंगे, यानी कि हमारे पास ए को सोल्व करना अब बस पेंडिंग है, बाकी चीज़ें हमने सब कुछ देख ली। सवाल अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूँ सवाल अच्छा है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है, हम जो वैल्यू पुटिंग आप क्या करते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को उस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको क्या मिलेगा दोस्तों? 24a इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट ना भी करें तो भी चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कहेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे कितना बन जाएगा दोस्तों? 46। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 24a और प्लस क्या बन जाएगी दोस्तों? 92, प्लस क्या बन जाएगी? 92 और इक्वल टू 0। यानी कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व करना जानते हैं, है ना? कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? आइए चलते हैं। यहाँ से a की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस बी और यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा दोस्तों? 576 माइनस 4ac, 4 गुना 92 करने पे मेरे को रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 368 मिल जाएगा, है ना? 368 अंडर द रूट है ये क्या है दोस्तों? अंडर द रूट में है। अपॉन हम करते हैं ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए यानी कि क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू को सोल्व करें तो रिजल्ट मिलेगा 24 प्लस माइनस ये कितना रिजल्ट मिलेगा दोस्तों? ये बन जाएगा 80, यानी कि 208 बनेगा। रूट 208 को सोल्व करने की कोशिश करें तो 208 को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं दोस्तों? 208 को मैं करूं सोल्व तो ये क्या बन जाएगा? 16 का मल्टीपल जा रहा है क्या? 16 एकम 16, 16 3 48, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 16 गुना कितना बन जाएगा दोस्तों? 13। 16 गुना 13 यानी कि ये जो रूट की वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू हमको क्या देगा दोस्तों? 4 रूट 13 अपॉन क्या बन जाएगा? 2। अब इस 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 12 और ये आ जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों 12 प्लस माइनस रूट 13 का ट्वाइस, यानी कि हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा दोस्तों 12 प्लस माइनस 2 रूट
13। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री जो हम किया करते हैं अक्सर, जो आप वैल्यू पुटिंग से सोल्व करने की जो आपकी गलत और ख़राब आदत है, वो यहाँ पर अगर आपने लगाने की कोशिश की तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हर सवाल में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन केवल और केवल एसएससी मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों हमने किया क्या। जैसे ही इसने कहा 2 साइड्स दे रखी हैं और आपको एक लेंथ निकालनी है, 2 साइड्स दे रखी हैं, एक लेंथ निकाल रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा 2 साइड्स और एक एंगल। अगर मुझे पता लग जाए तो मैं हमेशा साइड निकालने के लिए कोसाइन रूल का यूज़ किया करता हूँ। अब उस एंगल के लिए इसने कहा एंगल्स AP में है, तो हमने निकाल दिया दोस्तों, B क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी और फिर हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। कंसेप्ट आपका यहां से बिल्डअप हुआ, आपने 2 से 3 बातों को समझ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, आपको AP की कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए। ये सब मिलाकर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी कि मेंस का जो भी सवाल होता है उसमें 2 से 3 कंसेप्ट तो यूज होते ही होते हैं। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। सवाल को समझते हैं दोस्तों। सवाल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सवाल हमारा है ट्रेन के कंसेप्ट से। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें ट्रेन के कंसेप्ट से हमारा ये क्वेश्चन है। सवाल ने कहा 2 इंजन हैं दोस्तों, 2 इंजन बिल्कुल पैरेलल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्तों, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और 2 जो इंजन्स हैं वो दोनों कैसे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। उन दोनों इंजन्स की स्पीड का इसने रेशियो दे दिया हमको। जो स्पीड का रेशियो दिया दोस्तों, वो स्पीड का रेशियो क्या 5:4 दे रखा है। जो 2 इंजन्स हैं तो 5:4 अगर स्पीड है तो यहाँ से आप कहेंगे ये वाला जो इंजन है ये फास्टर इंजन है और ये जिसकी 4 यूनिट स्पीड है वो स्लोअर इंजन है। अब इसने कहा जो हमारा फास्टर इंजन है वो पीछे है स्लोअर इंजन से, कितने की दूरी है उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। कितने किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की। यानी कि स्लोअर इंजन यहाँ पर है इस पॉइंट पर, B पॉइंट पर, तो हम कहेंगे इस A पॉइंट पर हमारा क्या रहा होगा, फास्टर इंजन रहा होगा। यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और उन दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो 8 किलोमीटर है। सवाल ने कहा जो हमारा फास्टर इंजन है ये फास्टर इंजन स्लोअर इंजन को कितने देर बाद, यानी कि कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगा, है ना, कैच कर लेगा। यानी कि हमको देखना है कि ये दोनों जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा कि ये इसको पकड़ लेगा। तो सवाल ध्यान से देखते हैं। आप कहेंगे इसकी अगर स्पीड 5 यूनिट है, इसकी स्पीड 4 यूनिट है, यानी कि जो ये 8 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है दोस्तों, ये 8 किलोमीटर की दूरी दोनों रिलेटिव किस स्पीड से तय करेंगे। 8 किलोमीटर की दूरी दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर मान लेते हैं u स्पीड है और ये v स्पीड है, तो हम रिलेटिव जो हमारी स्पीड हुआ करती है, रिलेटिव स्पीड, वो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या बन जाती है दोस्तों, u माइनस वी बन जाती है। यानी कि रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में कम हो जाया करती है। तो हम कहेंगे 5 यूनिट और 4 यूनिट, यानी कि डिफरेंस इन दोनों का 1 यूनिट है। यानी कि जो ये 8 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है ये इस 1 यूनिट स्पीड के हिसाब से, 1 यूनिट स्पीड के हिसाब से हमारा तय होगा। अगर 8 किलोमीटर 1 यूनिट स्पीड के हिसाब से तय करेंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, 8 किलोमीटर और अपॉन क्या कहेंगे किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हम ऐसा बोल देंगे कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 8 घंटे में तय की पाएगी, है ना। ये कितने घंटे में तय की जाएगी दोस्तों, 8 घंटे में तय की जाएगी। क्योंकि ये जो भी यूनिट है, सपोज करें किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा।
यानी कि जो ये 8 किलोमीटर की दूरी है, ये 8 किलोमीटर की दूरी हम 8 घंटे में तय कर पाएंगे। अब इसने कहा कि फास्टर जो ट्रेन है, जो तेज़ दौड़ने वाला इंजन है, वो कितने किलोमीटर के बाद इसको कैच कर पाएगा। ये आपके पास स्पीड आ गई दोस्तों, यानी कि 5 की स्पीड से 8 घंटे तक अगर तय करेंगे तो इनटू अगर मैं 5 कर दूं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट इंजन, तो वो कितना कर पाएगा दोस्तों, 40 कर पाएगा। यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा कि 40 किलोमीटर के बाद में 40 किलोमीटर की दूरी जब ये तय कर लेंगे, उस समय पर इतनी दूरी के बाद ये फास्टर इंजन इस स्लोअर इंजन को क्या कर पाएगा दोस्तों, कैच कर पाएगा, पकड़ पाएगा। अगर सवाल ने पूछा होता कि स्लोअर इंजन की कितनी दूरी के बाद तय करते, तो हम क्या करते दोस्तों, 8 गुना में 4 कर देंगे, यानी कि कितना बन जाएगा, 32 किलोमीटर के बाद में। रिलेटिव स्पीड का हमारा कंसेप्ट था, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हम चीज़ों को क्या कर दिया करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों सवाल को आपने समझ लिया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत किसी प्रकार की आएगी नहीं। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को सॉल्व करिए, समझिए सवाल कहता क्या है, चीज़ों को जो आपने सीख रखे हैं उन चीज़ों को अप्लाई करिए, फिर हम एक साथ देखेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, सवाल ने कहा क्या। सवाल है पार्टनरशिप से। इसने कहा ए बी और सी, ए बी और सी, ए है, एक है बी और एक है सी। 3 व्यक्ति हैं, वो 3 व्यक्ति किसी कुंजी को निवेश करते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्ट किस रेशियो में करते हैं दोस्तों, वो रेशियो हमको दे रखा है 2:3, 2/3 अनुपात, मैं देख लेता हूँ 3/5 रेशियो, और क्या दे रखा है हमको 5:5/6। अब देखिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपने जो चीज़ों को सीख रखा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, वो आपको एक कंप्लीट रिकैप आपके सामने ऑब्जर्व करवा देगा कि चीज़ें आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी तैयारी कैसी है और आपने क्या सीखा है या आपने पढ़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप साथ साथ सॉल्व खुद से भी करने की कोशिश करिएगा। कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन होता रहेगा। ए, बी और सी 3 व्यक्ति 2/3, 3/5 और 5/6 में निवेश करते हैं, यानी कि हमारे पास जो दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है, कैपिटल, यानी कि धन का बंटवारा दे रखा है। सबसे पहले बात करेंगे तो मैं चाहता क्या हूँ, हम चाहते हैं, या अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को मैं एक कंप्लीट नंबर बनाने की कोशिश किया करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने से हमारी चीज़ें आसान बन जाया करते हैं। तो 3, 5 और 6 को अगर मुझे ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ पर भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं ये पाऊँगा कि 3 इस 30 से काट देगा, 5 इसको काट देगा, 6 भी इसको काट देगा, यानी कि हमारा फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो हमारी कैपिटल बन जाएगी वो कैपिटल का रेशियो कितना बन जाएगा दोस्तों, 20 अनुपात, यहाँ पर 6 जाएगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 18, और यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास 25। यानी कि जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्ट किस रेशियो में करेंगे, 20 अनुपात 18 अनुपात 25। इसने कहा ये जो कंप्लीट हमारे पास धन है, इस धन को हमने 1 साल के लिए निवेश किया। 1 साल में आप कहेंगे 12 महीने और 12 महीने। अब आप कहेंगे 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। सपोज करिए आप 20 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, तो आप कहेंगे 1 साल में 12 महीने हैं,
यानी कि हर महीने की जो आपके पास कैपिटल है वो 20 गुना 12, यानी कि आप एक साल में कितना निवेश कर पा रहे हैं दोस्तों। एक साल का जो हमारे पास प्रॉफिट का जो शेयर होता है, प्रॉफिट का जो हमारा शेयर होता है, वो प्रॉफिट का शेयर हमारे पास रेशियो किस चीज़ का हुआ करता है दोस्तों। प्रॉफिट का जो शेयर है वो कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि कितना धन हम कितने समय के लिए निवेश किया करते हैं, वही तो हमारा प्रॉफिट हुआ करता है ना। कितना धन हम कितने टाइम के लिए निवेश करेंगे, यही तो हमारे पास क्या हुआ करता है, टाइम ये बन जाएगा है ना। टाइम क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। टाइम क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। यही हमारे पास प्रॉफिट हुआ करता है। अब इसने एक और लाइन कही है, जो ए व्यक्ति है, जो ए है, ए 8 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में, यानी कि 8 महीने के बाद में अगर कोई धन निवेश करेंगे, एक साल के लिए आप निवेश करते हैं तो क्या धन वो 4 महीने के लिए लागू कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, 4 मंथ के लिए उसने 25% निवेश कर दिया। 25% निवेश कितना कर रहा था, 20, यानी कि 20 का 25% कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 बन जाएगा है ना। तो जो ए का प्रॉफिट शेयर होगा तो आप कहेंगे 12 गुना 2 240, 240 प्लस 20 क्या बन जाएगा दोस्तों, 260, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कुछ इस अनुपात में होगा, 260 अनुपात 18 गुना 12 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अनुपात 12 गुना 25 करेंगे, 25 को 4 से गुना करने पे 100 बन जाता है, 4 का 3 टाइम्स 12 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों, 300 बन जाएगा। यानी कि जो ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग है वो प्रॉफिट शेयरिंग किस अनुपात में हुआ, 260:216:300। अब इसने कहा, इसने क्या कहा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल मनी डिवाइड होगा प्रॉफिट, वो कितना दे रखा है दोस्तों, 5800। मैं देख लेता हूँ, 5820 रुपया, 5820 रुपया यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5820 रुपये की है। प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, 5820 रुपये का, यही है ना, बिल्कुल है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब आप कुछ ऐसा कहेंगे, जो टोटल प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 260 प्लस 216 प्लस 300, यानी कि ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा दोस्तों, 776 बन जाएगा। यानी कि आप कुछ ऐसा कहते हैं 776 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, 776 रुपये आपको बांटने पड़ेंगे। ए बी और सी में टोटल कितना इन्वेस्ट करेंगे, 776। सवाल ने कहा जो प्रॉफिट रुपये में बांटना है वो 5820 रुपये का धन आपको बांटना है। कितने रुपये का धन बांटना है दोस्तों, 5820 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सोल्व करें तो शायद किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा क्या, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो इसको मैं 776 से करूंगा तो शायद आ जाएगा 7.5, शायद कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.5। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 है तो इसने कहा कि जो सी की इन्वेस्टमेंट है, जो सी की इन्वेस्टमेंट है, सी की इन्वेस्टमेंट बता देंगे। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 750 है तो सवाल ने कहा 300 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, इनटू कर देंगे दोस्तों 7.5, कितना बन जाएगा, 22, 225, लास्ट में लगा देंगे 0। यानी कि सी को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, सी को प्रॉफिट होगा दोस्तों 2250 रुपये का। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। हर एक चैप्टर का देखो आपका कंप्लीट कंसेप्ट हम प्रैक्टिस में ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि आपकी रिवीजन होती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट भी आपके माइंड में सेट रहेंगे। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों पार्टनरशिप का, साझेदारी का। सवाल में बस एक ही कंसेप्ट है, जो हम प्रॉफिट लिया करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वो प्रॉफिट हमारा कितनी पूंजी निवेश करते हैं, कितने टाइम के लिए, वही हुआ करता है। तो बस हमने उस रेशियो को क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आज के क्वेश्चंस थोड़े कंसेप्चुअल हैं, यानी कि मैं बात करूं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का वो आपका टोटली मेंस लेवल का था, यहां से आपकी चीज़ें कंसेप्ट बिल्डअप हो पा रहे हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से सवाल को पढ़िए और लगाइए।
आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं डायग्राम। सवाल ने कहा हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, हमको क्या दे रखा है, हमको एक दे रखा है वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, कुछ ऐसा। उस स्क्वायर में सवाल ने कहा कि हमने दो क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर दिया। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, यानी कि एक सर्कल का अगर मैं 1/4 भाग निकाल लूँ तो वो 1/4 पार्ट ही हमारा क्या हुआ करता है, क्वाड्रेंट होता है। यानी कि क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से हमको दे रखा है। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, आपको, ताकि सही दिखे क्वाड्रेंट टाइप का। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है और एक क्वाड्रेंट है दोस्तों कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। यानी कि सवाल ने कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो लंबाई है, जिसकी जो लेंथ है, जो स्क्वायर है उसकी लेंथ हमको कितनी दे रखी दोस्तों, a यूनिट दे रखी है। उस स्क्वायर में दो क्वाड्रेंट कुछ इस कोने से और इस कोने से हमने दो क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं। अब इसने कहा जो आपके पास ये लेंथ है बेस, यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कल को भी ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल क्या होता है दोस्तों, अर्धवृत्त, यानी कि एक सर्कल का आधा पोर्शन, यानी कि एक अर्धवृत्त कुछ ऐसा बना दिया। अब सवाल ने कहा यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। मैं मान लेता हूँ ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों, r सेंटीमीटर या r यूनिट है। सवाल ने कहा कि इस सर्कल का रेडियस बता दीजिए। तो रेडियस जो हम बताएंगे दोस्तों वो किसके टर्म्स में बताएंगे, ए की टर्म्स में बताएंगे। सवाल ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का है, यानी कि अगर मैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं तो सारे अभी तक के जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिखे हैं वो अच्छे दिखे हैं, कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है, यहाँ से मैं यहाँ पर एक लेंथ ड्रॉ कर दूं क्या। जैसे ही यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ से लाकर छोड़ देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से सीधा यहाँ पर जाएगा। कहाँ पर जाके गिरेगा, ये यहाँ पर जाके गिरेगा। जब भी मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट डालूंगा दोस्तों, वो जब जो भी वस्तु गिराएंगे तो वो बिल्कुल एकदम से परपेंडिकुलर जाके गिरेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया। जो ये परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, ये जो आपके सेंटर से जो ये स्क्वायर की लेंथ को जहाँ पर कट करेगा, ये दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया करता है। यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। टोटल स्क्वायर है तो ये वाली लेंथ हमको क्या मिल जाएगी, a/2, और ये वाली लेंथ भी हमको क्या मिल जाएगी दोस्तों, a/2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि जो स्क्वायर हमारा फिगर हुआ करता है, स्क्वायर एक वर्ग हमारा सिमेट्रिकल फिगर हुआ करता है, सिमेट्रिकल फिगर हुआ करता है। अब देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, इसका मैं नाम दे देता हूँ A, इसका मैंने नाम दे दिया B, इसका मैंने नाम दे दिया दोस्तों C, और इसका मैंने नाम दे दिया D। तो मैंने कहा जो ये सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर को नाम दे देता हूँ O। मैंने किया क्या, मैंने इस O को और इस A को ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इस O को और इस A को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ध्यान से आप देखकर बताइए, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछ लूँ कि ये जो O और A की लेंथ है, ये OA की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, OA की लेंथ कितनी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे इस A से अगर मैं इस O से आगे इस पॉइंट तक चल जाऊं जहां पर ये सर्कल और क्वाड्रेंट मीट कर रहा है, तो क्या ये वाला अगर इस क्वाड्रेंट का रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। यानी कि इस A से और इस पॉइंट तक की लेंथ तो हमारे पास क्या बन जाएगी, A बन जाएगी। इस A में से अगर मैं इस A में से दोस्तों इस लेंथ को घटा दूं जो कि R है, तो क्या मेरे पास A माइनस R जो रिजल्ट आएगा, ये वाली लेंथ आपको OA बन जाएगी। ध्यान से देखें तो इस A बिंदु से और इस सर्कल और इस क्वाड्रेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली लेंथ A है, और इस O से इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब ध्यान से देखें तो जब ये वाली लेंथ a/2 है तो क्या ये वाली लेंथ भी a/2 बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये क्या बन जाएगी, इसको मैंने नाम दे दिया m। यानी कि OM की जो लेंथ है, OM की लेंथ है वो a/2
a/2 प्लस आर मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आप मुझे इतना बताइए, ओ एम की लेंथ a/2 प्लस आर लिख सकता हूँ। स्क्वायर जब भी सिमेट्रिकल फिगर होता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आंख बंद करके इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऐसा कर दीजिएगा, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ए एम की लेंथ आपने लिख ही ली है, ए एम की लेंथ हमारे पास क्या है दोस्तों, a/2। अब इस ट्राइंगल को देखें, ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर देगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हमें कर्ण के स्क्वायर का बराबर मिलेगा। तो जोड़ देंगे भाई, ए एम का स्क्वायर यानी कि a²/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, a/2 का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, a²/4 प्लस क्या बनेगा दोस्तों, r² प्लस क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a/2 इंटू r, यानी कि ये हमारे पास P बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास बेस का स्क्वायर बन गया, ये इक्वल होगा a² a - r का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस r² माइनस ट्वाइस ऑफ a r। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सवाल बिल्कुल हमारा जो मेंस लेवल है कुछ उस प्रकार का था, लेकिन आजकल इस प्रकार के क्वेश्चंस हर जगह दिखने को मिल जाते हैं, प्री में भी पहले आया करते थे मेंस में। सोल्व करें तो a²/4 और a²/4 की अगर मैं बात करूं, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, यहाँ पर 2ar है, ये ar है, यानी कि थ्राइस ऑफ ar मिल जाएगा, दोस्तों, है ना। और इक्वल टू ये क्या मिलेगा, इस r² से इस r² को तो ख़त्म कर ही सकते हैं, a²/4 क्या बन जाएगा दोस्तों, a²/2। तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास जो निकालना है r निकालना है, इस a से इस a को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो आपके पास सवाल r आएगा दोस्तों वो क्या a/6 आ जाएगा। यानी कि सवाल यही था कि जो आपके पास सर्कल है उस सर्कल का रेडियस निकालिए, तो उस रेडियस का जो मान आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, a/6। यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा बना है। अब सवाल ऐसा भी बन सकता है, अगर मैं इसको बोल दूं कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ऐसा बन सकता है कि इसकी त्रिज्या बताइए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 12/6 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सवाल आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं तो आप वो भी बता दीजिएगा चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए, सवाल को अच्छे से पढ़िए और लगाइए, सोल्व करिए खुद से करने की, फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। इस सेशन से जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों, हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा अगर इस सेशन को आप अच्छे तरीके से सीरियस होकर देख पा रहे हैं। तभी अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट अपना मैथ्स का जो आपका स्कोर हुआ करता है एग्ज़ाम में, वो 100% आप बूस्टअप करेंगे, इंक्रीज कर पाएंगे स्कोर को। तो लगाइए, सवाल देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसने कहा एक ट्राइंगल है ABC, और a² प्लस c² की वैल्यू हमको दे रखी है 2013 b², 2013 b²। तो फिर से एक बार के लिए मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये बनेगा। ट्राइंगल है हमारे पास A, B और C। A के सामने वाली भुजा को A मान लेंगे, B के सामने वाली भुजा को B मान लेंगे, C एंगल के सामने वाली भुजा को C मान लेंगे। इसने कहा a² प्लस c² इक्वल्स टू 2013 इंटू b², a² प्लस c² इक्वल टू 2013 b² है। सवाल ने कहा निकालिए, क्या हमको निकालना दोस्तों, cot A प्लस cot C अपॉन cot B, cot A प्लस cot C अपॉन cot B, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो ध्यान से देखिए, साइड्स की लेंथ आपको ABC दे रखी है, एंगल्स आपको ABC दे रखे हैं, एंगल्स दे रखा है, और डाटा आपको दे रखा है साइड्स के बारे में।
आपसे कहा क्या ये वाला लेंथ निकाल दीजिए। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो आप अक्सर वैल्यू पुट से सॉल्व किया करते हैं, क्या इस सवाल को वैल्यू पुट से कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्या आप वैल्यू पुटिंग लगा पा रहे हैं, है ना। तो अक्सर जो ऐसा बोला जाता है कि 95 या 90% में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हर जगह आजकल के क्वेश्चंस में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कंसेप्ट इज कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है एडवांस मैथ के लिए। हर एक प्रॉपर्टीज़ और हर एक बात आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, तो जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, तो हमेशा कोशिश करेगा जब आप फंस जाएं तो कोशिश करेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर दें, स्प्लिट कर दें साइन और कॉस में। किस में सोल्व कर दें दोस्तों? साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा, अगर साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों कॉस ए अपॉन क्या बन जाएगा? साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या बनता है? कॉट बन जाएगा। प्लस क्या करेंगे दोस्तों? कॉस सी अपॉन साइन सी, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारे पास कॉट सी बन जाएगा। अब कॉट बी को क्या लिखेंगे दोस्तों? कॉस बी अपॉन साइन बी। यानी कि मैंने क्या कहा, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और सवाल में आप फंसते नजर आए कि करें क्या, तो हमेशा क्या कर दीजिए? स्प्लिट कर दीजिएगा। कैसे? फंक्शन में साइन और कॉस में हमेशा स्प्लिट कर दीजिएगा, आंसर तक जरूर पहुंचाएगा ये। आगे बढ़े, आगे क्या करेंगे? वही एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये? साइन सी और कॉस ए बन जाएगा, है ना। प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉस सी और साइन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, है ना। साइन ए बन जाएगा अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों? एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए और इनटू क्या बनेगा? साइन सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस बी, और यहाँ पर हम इनटू कर देंगे दोस्तों, इनटू क्या कर देंगे? साइन बी। यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी को हमने यहाँ पर लिख दिया, कॉस बी को हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब देखिए करेंगे क्या, हमको ये सॉल्व करना है, इसको मैं कर देता हूँ साइड में। तो अब ध्यान से देखें, तो मुझे यहाँ पर अगर आपको फार्मूलाज पता है, बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फार्मूला आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं या चाहते हैं तो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला हुआ करता है दोस्तों साइन ए प्लस बी, यानी कि एंगल्स ए और सी हैं तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस सी बन जाएगा, है ना। साथ में क्या आएगा दोस्तों? साइन बी, साथ में क्या आ जाएगा? साइन बी अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों? साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस ऑफ बी इंटू क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ बी बन जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री बनेगा, है ना। क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम है वो एंगल सम क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। यानी कि ए प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों? ए प्लस सी को मैं पाई माइनस बी बोल सकता हूँ क्या पाई माइनस बी बोल सकता हूँ क्या? तो मैं कुछ ऐसा ही यहाँ पर पुट करने की कोशिश करूँगा। ए प्लस सी को मैं क्या कर दूँ दोस्तों? पाई माइनस बी रख दूँ। तो पाई माइनस बी जैसे ही रखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट याद करिए। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट कहता है पाई माइनस 180 में से कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पर पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, आंसर ये देगा साइन ऑफ बीटा, बी, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है ये आप क्या बना देंगे? साइन ऑफ बी, यानी कि साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ बी। अब इसको हटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर बी अपॉन दोस्तों मैंने क्या कर दिया? साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या कर दिया? साइन ए साइन सी अपॉन कॉस बी, साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। अब फिर ध्यान से देखें
तो कोसाइन रूल लगाइए, कोसाइन रूल लगाइए, क्योंकि एंगल्स से अगर मैं साइड्स की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे केवल और केवल एक ही रूल बचा सकता है जो आंसर तक पहुंचाएगा, वो है कोसाइन रूल। कोसाइन ऑफ बी, कॉस ऑफ बी अभी अभी हमने पढ़ा था आज के ही सेशन में। कॉस ऑफ बी क्या बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा दोस्तों, ट्वाइस ऑफ ए सी। बस अप्लाई कर देंगे चीज़ों को, है ना। अब यहाँ पर कॉस ऑफ बी को अगर मैं सोल्व करूँ तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बन जाएगा। साइन ऑफ ए हमेशा उसके सामने वाले साइड रिजल्ट देगा, साइन ऑफ ए हमेशा ए बनेगा, साइन ऑफ बी हमेशा बी बनेगा, साइन ऑफ सी हमेशा सी बनेगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे और क्यों बनता है। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर बी है तो क्या बनेगा रोज आंसर बनेगा बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे साइन ए और साइन सी क्या देगा दोस्तों, ए इंटू सी, और ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा दोस्तों, ट्वाइस ऑफ ए सी। इस ए सी से इस ए सी को काट देंगे, इसको हटाकर मैं आपको अभी सॉल्व कर देता हूँ, यानी कि अभी आंसर तक पहुँच ही जाएंगे। ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा दोस्तों, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू सवाल ने दी 2013 बी स्क्वायर है, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2012 आंसर बनेगा बी स्क्वायर। खत्म कर देंगे, आंसर जो आपका बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन ये क्या बनेगा 106, यानी कि आपका जो आंसर बन जाएगा दोस्तों वो कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ सी अपॉन कॉट ऑफ बी क्या रिजल्ट देगा, 1/1006। सवाल टोटली मेंस के लिए है। अगर आप मेंस में स्कोर करना चाहते हैं तभी आप इस सवाल पर अपना माइंड और अपना कंसेप्ट यूज करिएगा। अगर आप महज मजाक के लिए देख पा रहे हैं तो आप छोड़िए और आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आपको जो बात बताना है, ज़रूर आपको इस पॉइंट पे दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पता है, आपको क्या पढ़ाया गया है ना, कि साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी या और साइन ऑफ बी, ए बी सी हम कैसे लेते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। अगर मैं साइन रूल से इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे 1/2 बी गुना सी 1/2 बी सी इंटू साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। अगर मैं दूसरा इस ट्राइंगल का एरिया की बात करता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे 1/2 साइन ऑफ सी अगर यूज करेंगे तो ए बी साइन ऑफ सी बोल देंगे, ए बी साइन ऑफ सी बोल देंगे। दोनों प्रकार के एरियाज तो इक्वल होंगे, है ना। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है, इस बी से इस बी को काट देंगे, यानी कि साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ सी के रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे रेशियो क्या मिलेगा दोस्तों, ए अपॉन सी, यानी कि साइन ऑफ ए इक्वल्स टू ए और साइन ऑफ सी इक्वल्स टू सी। इसी प्रकार साइन ऑफ बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। सवाल अच्छा है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते रहिएगा, हम हर प्रकार की चीज़ों को सोल्व करेंगे। जैसे आज के क्वेश्चन भी आसान भी थे, कंसेप्चुअल भी हैं, लास्ट में भी हम हर प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन को करते रहेंगे। आसान सवाल भी एग्जाम में आता है, मुश्किल भी आता है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सवाल है आपका रेशियो से पढ़िए इसको और सॉल्व करिए। आजकल के एग्जाम्स में इस प्रकार के रेशियो के क्वेश्चंस बहुत आ पा रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से, तो करिए। डाटा कुछ इस प्रकार से देखते हैं, 2037 54 और 105, 54 और 105। सवाल ने कहा कि भाई जो ये 4 अंक आपको दे रखे हैं, 4 नंबर्स दे रखे हैं,
इन चारों में से अगर मैं x को घटा दूं, इन चारों में से अगर मैं x को घटा दूं तो ये एक समान अनुपात बन जाते हैं, यानी कि क्या बन जाता है, एक प्रोपोर्शन में बन जाते हैं। तो प्रोपोर्शन में बनने का मतलब ही कुछ ऐसा होता है कि पहले तो 27 माइनस x कर देंगे अपॉन 37 माइनस x कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा समान अनुपात यानी कि रेशियो में 54 माइनस x अपॉन 105 माइनस x। सबसे पहली लाइन का मतलब ही यह है दोस्तों, जब भी एक प्रोपोर्शन में बन जाएं तो सवाल कुछ ऐसा होता है कि भाई x को घटा देंगे तो 27 माइनस x और 37 माइनस x का रेशियो बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 57 माइनस x और 105 माइनस x के। यानी कि यहाँ से सबसे पहले मुझे x को सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले x को सोल्व करना पड़ेगा, तभी जो सवाल ने डाटा कहा मीन प्रोपोर्शन निकालना किसका, 7x माइनस 5, 7x माइनस 5 एंड और किसका मीन प्रोपोर्शन हमको चाहिए, x प्लस 1, इनका मीन प्रोपोर्शन तो तभी निकाल पाएंगे जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इतना कुछ नहीं करना होता एग्जाम में। आप डायरेक्ट इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करिए, इन दोनों का अंतर आप बताइए मुझे, इन दोनों का अंतर मुझे बताइए और इन दोनों का अंतर मुझे बताइए। तो आप कहेंगे 27 और 37 का जो अंतर है, 27 ही है क्या, 20 है ये, सॉरी 20 है, ये है हमारे पास 20, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों 20, यानी कि 20 और 37 का जो अंतर है वो बता दीजिए और 54 और 105 का अंतर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोस्तों 17 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना बन जाएगा, 46 और 5 51 बन जाएगा, है ना। यानी कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं 27 इक्विवेलेंट 51, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी दोस्तों, 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना, इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना, गुना करेंगे 20 गुना 105 कौन करेगा भाई, 37 गुना 54 कौन करेगा, और भी मल्टीप्लाई, है ना। डायरेक्ट आप करिए इन दोनों का डिफरेंस और इक्विवेलेंट कर दीजिएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पुट कर देंगे भाई, x की वैल्यू 3, 21 में से 5 को घटाएंगे क्या बन जाएगा 16 और 4 बन जाएगा। यानी कि जो हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है दोस्तों 16 और 4 का। तो मीन प्रोपोर्शन अगर मैं बात करूं तो मीन प्रोपोर्शन हमारा हुआ करता है a, b और c। अगर 3 नंबर्स हैं तो इन 3 नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन कुछ ऐसा बनेगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। अगर मैं b की बात करूंगा तो रूट ऑफ ac बन जाएगा। यानी कि 2 नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं 16 और 4, यानी कि 16 और 4 का रूट कर देंगे गुना करके, है ना। 16 गुना 4 अंडर द रूट हमको क्या मिलेगा, मीन प्रोपोर्शन मिलेगा, 4 गुना 2 8, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आंसर कितना आ जाएगा, 8 बन जाएगा। मीन प्रोपोर्शन है होता ही कुछ ऐसा है, a अपॉन बी इक्वल होना चाहिए b अपॉन c के। तो मीन प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, यानी कि b की वैल्यू मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या बनेगी, रूट ऑफ ac। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन सभी आप समझ पा रहे हैं और आपको फ़ायदा भी पहुंच पा रहा होगा। तो किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल हम देंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगली क्लास में अगले सेशन को फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।